हाय गाइस, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे एज यूजुअल। और आप लोगों को उन कॉन्सेप्ट्स में मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाइनोमियल थ्योरम में नहीं पढ़नी है और बहुत सारी चीजें जो हमें बाइनोमियल थ्योरम में पढ़नी है और क्यों पढ़नी है बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से, ठीक। एंड आई होप कि आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में जो इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर करवाया उनके बेसिस पे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं ये सवाल हर किसी बच्चे के मन में कि कोई रेफरेंस बुक नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया उसको पढ़ने के बाद आप आर डी शर्मा अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला जो बुक है या गूगल से क्वेश्चन देख सकते हो। इवन एमसीक्यू ही देखने हैं हमें, लेंथी क्वेश्चंस नहीं देखने, क्योंकि अगर आप 1 मिनट का क्वेश्चन जो है वो 5 मिनट में सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है मैथ पढ़ने का। सो दैट्स वाई आपका पेपर जेई मेंस या जेई एडवांस के लेवल का भी नहीं आता, बहुत लो लेवल का आता है। तो आपको उतना हार्ड नहीं पढ़ना, बस बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक नॉलेज होना इसलिए जरूरी क्योंकि वो बीटेक में काम आएगा। सो लेट्स सी कि आपको सेकंड पार्ट में और क्या क्या चीजें देखनी है और क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन और करने हैं आगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसे आप उतार लें, साथ के साथ सॉल्यूशन भी और कॉन्सेप्ट भी, और उसी के टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 इन 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब रेज टू द पावर 15। देखिए यहाँ पर बेसिक बात क्या कहा इन्होंने कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 इन द एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। सो अगर मैं इस अलजेब्रिक इक्वेशन को देखूं, बेसिकली यहाँ पर रेज टू द पावर 15, ठीक है। अब इस तरह के बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम सॉल्व करें, एक्सपेंड करें तो बहुत लेंथी टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन मुझे यहाँ पर बताना है x रेज टू द पावर 6 का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट से आप लोगों को मतलब पता चल गया होगा कि हमें कोफिशिएंट बताना है x रेज टू द पावर 6 का। मतलब जब हम इस बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें हमें x रेज टू द पावर 6 मिलेगा, हमें उसका कोफिशिएंट बताना। तो जनरली कॉन्सेप्ट क्या है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n या r बोल सकते हैं आप। x रेज टू द पावर r का अगर हम बाइनोमियल कोफिशिएंट देखेंगे तो वो होता है NCR। बट इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि आपको याद होगा कि ये 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब आपको कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये a प्लस b का होल क्यूब है, ये a प्लस b का होल क्यूब है। a इज 1 एंड द b इज x। तो जब आप 1 प्लस x का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा। तो एग्जैक्टली 1 प्लस x का होल क्यूब इंटू होल पावर 15, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और पूरे की पावर क्या है 15। सो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 45। एंड अब हमें n की एग्जैक्ट वैल्यू मिली है, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6 हो जाएगा 45c6। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। सो इस कॉन्सेप्ट को आप उतारिए, फॉर्मूले को उतारिए और हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप वैसे एक्सपेंड करके सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था और पहला क्वेश्चन था, ठीक है। एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज है कि 45c6 कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो इट्स सिंपल, 45 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड 45 माइनस 6 फैक्टोरियल। एज यूजुअल आप लोगों को इसका फॉर्मूला पहले से ही पता है कि भाई NCR सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन ये ऐसे भी हो सकता है ना। तो यूजुअली हम ऐसे ही लिखते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। सो फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of 3/2 x
स्क्वायर माइनस 1/3x रेज टू दी पावर 6। देखिए यहाँ पर बहुत कॉमन पॉइंट जो है वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जब हम इस बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा टर्म आएगा जिसके अंदर x नहीं होगा, जिसके अंदर x नहीं होगा। हमें वही टर्म बताना है, ठीक है ना। तो टर्म बताना और वैल्यू भी बतानी होगी, तो आप वैल्यू भी बता सकते हैं और टर्म भी बता सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने टर्म पूछा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सो लेट्स सी, जब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हम जनरल टर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला आप सभी को पता है ना। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो पहला पार्ट था बायोमेट्रिक उसमें ही बताया था मैं, और अब हम उसी फॉर्मूले से जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम सॉल्व करेंगे लाइक NCR यानी 6CR, R की वैल्यू हमें पता ही नहीं है कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट x का, वही तो पता करना। सो 6CR 3/2x स्क्वायर रेज टू दी पावर 6 माइनस r 1/3x, ये x यहाँ है 3 के साथ, ओके, एंड द रेज टू दी पावर r। यही होता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म का फॉर्मूला। हमने जस्ट उसके फॉर्मूले पे डाल दिया, ठीक है, r+1, ओके। सो यहां से ध्यान से देखिए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6CR 3/2 होल पावर 6 माइनस r इंटू 1/3 होल पावर r इंटू x टू 6 माइनस r इंटू 1/x रेज टू दी पावर r। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, आप ध्यान से देखिए 3/2 की भी पावर 6 माइनस r है तो मैंने इसे अलग लिख दिया, और यहाँ x स्क्वायर की भी पावर 6 माइनस r है तो मैंने x स्क्वायर की पावर 6 माइनस r लगा दिया। यहाँ पर देखिए 1/3 की भी होल पावर r है और x की भी होल पावर r है, मैंने वही किया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सिर्फ इससे मतलब है, तो ध्यान से देखिए इसे लिख सकते हैं 6 2 12 माइनस 2r इंटू, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/x की होल पावर r का मतलब है 1/x की पावर r, और 1/x की पावर है x की पावर 1 माइनस r। तो यहाँ इंटू में x की पावर माइनस r, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो x रेज टू दी पावर 12 माइनस 3r हो जाएगा, 3r, है ना। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है हमारा, ऐड हो जाता है ना। तो अब यहां पर आप इसे लिखोगे 6CR 3/2 6 माइनस r 1/3r एंड इनटू x रेज टू दी पावर 12 माइनस 3r। जब आपने इसे सॉल्व कर लिया तो x रेज टू दी पावर जो भी आए लाइक 12 माइनस 3r इक्वल टू 0 रखिए, 3r इज इक्वल्स टू 12 आएगा, r की वैल्यू 6 आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब जब आप r की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा, एग्जैक्टली ये टर्म हट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6c 6 एंड 6c 6 1 के बराबर होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। एंड 1/3 रेज टू दी पावर 6 इंटू, ये पूरा ही टर्म हट गया, इंटू 1 बचा, तो यानी 1/3 पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जस्ट आपको अब r की वैल्यू आपको 6 रख देना, ये तो वैल्यू हो गई, लेकिन टर्म कौन सा होगा, बच्चे यही गलती करते हैं। आपसे पूछा कौन सा है टर्म, विच टर्म, तो विच टर्म होगा t 6 + 1 टर्म, यानी 7th टर्म इज द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ द x। r की वैल्यू तो 6 रख के हम वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हमसे पूछा टर्म, कौन सा टर्म, तो बच्चे जैसे ही r6 निकालते हैं, आंसर 6 लिखा रहता है, 6 टर्म पुट कर देते हैं और टिक लगा देते हैं, हो गया सॉल्व। नहीं, गलत हो जाता है वहां पे। ध्यान से देखिए, हम जब एक्सपेंशन करते हैं तो t r+1 टर्म ऐसे एक्सपेंशन करते हैं, r की वैल्यू 6 आई तो 6 + 1 यानी एग्जैक्टली में 7th टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ओके, सो इसे नोट डाउन कर लेंगे।
अब अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो बेस्ड है मिडल टर्म पे। तो मिडल टर्म जब हम पढ़ते हैं तो मिडल टर्म का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास x प्लस वाई और जो n है एक बार 5 रख लेते हैं और एक बार x प्लस वाई एक बार इवन रख लेते हैं, लाइक समथिंग 8 रख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये आपका, मैं जो बता रहा हूँ उसे याद रखिए, ये आपका अगर ओड है, क्या है ओड, तो एक्सपेंशन टर्म आपका इवन आता है। सभी को पता है ये बात कि n की वैल्यू जितनी भी होती है जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो n प्लस 1 टर्म एक्सपेंड होके आता है। लाइक 5 है तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो टोटल टर्म 6 होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर 5 ओड है, जब एक्सपेंड करेंगे तो टोटल 6 टर्म होगा। 6 कौन सा इवन वैल्यू होता है, सेम। अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे यानी एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, ओड होगा। क्या होगा, ओड। लाइक 8 टर्म है, n की वैल्यू 8 है, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो टोटल कितने टर्म एक्सपेंड होकर के आएंगे, 9 है ना। इससे एक एक्स्ट्रा एक्सपेंड होके आता है तो टोटल एक्सपेंशन में जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है ओड, यानी 9 इज अ ओड वैल्यू। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा इसका जो है वो मिडिल टर्म क्या है, तो मिडिल टर्म है इसका 3, ये 2 एलिमिनेट, यहां से भी 2 एलिमिनेट। लेकिन जब मैंने कहा कि इसका मिडिल टर्म क्या है तो आपने यहां से भी 2 एलिमिनेट किया, यहां से भी 2, तो इसके मिडिल टर्म निकले 2। तो जब हमारे पास इवन हो, जब हमारे पास n की वैल्यू इवन हो तो हमारे पास कितने मिडिल टर्म निकलते हैं, मिडिल टर्म निकलते हैं 2। कितने मिडिल टर्म निकलते हैं, 2। और फॉर्मूला क्या लगाते हैं इसमें, है ना, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम n प्लस 1/2 और एक लगाते हैं n प्लस 3/2। लेकिन जब हमारा n ओड हो, क्या हो, जब n हमारा ओड हो, एक सेकेंड, इवन है, हाँ ठीक है, n जब हमारा ओड हो, तो अगर ओड है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 2/2 या n/2 प्लस 1, एक ही चीज है ना। मैंने ये गलत लिख दिया, सॉरी, इसमें ये नहीं होगा। हाँ, ये इवन के लिए अप्लाई हो गया ना, एक्सपेंशन टर्म हो गया इवन, ठीक है। फॉर ओड अलग हो जाएगा एंड फॉर इवन अलग हो जाएगा, लाइक ठीक है। एक सेकंड, ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये यहाँ पे इस चीज को मत देखिएगा, इस चीज के लिए लाइक आपके पास ओड है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, आपके पास ओड आया है। तो अगर आपके पास ओड वैल्यू है तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर 5, तो अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो होगा नहीं। मैं जो बात है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो इस हिसाब से ढंग से देखिए, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। तो ये तो आपको चीजें समझ में आ गई कि भाई 2 क्यों निकल रहा है, ठीक है। तो जब हमारा, ध्यान से देखिए, हमारा वैल्यू ओड होता है, n क्या होता है, ओड, तो एक्सपेंशन में क्या आता है, इवन। तो इवन जब आया एक्सपेंशन में तो कितने मिडिल टर्म निकलेंगे, 2 मिडिल टर्म निकलेंगे। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो निकलेगा n प्लस 1/2, ठीक है, एक निकलेगा n प्लस 1/2 और एक लग जाएगा हमारे पास n प्लस 3/2, ठीक है। अब इस तरीके से आप समझिए, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, और अगर आपके पास n की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर एक्सपेंशन में आ रही है ओड, है ना, तो ओड अगर आ रही है तो अब ध्यान से देखिए, उसके केस में जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है n/2 प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाता है, n/2 प्लस 1, ठीक है, ओड जो लिखा है मैंने वो ठीक है, और यहाँ इवन के लिए लिखा है, ठीक है, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको बाद में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास n की वैल्यू ओड है, n की वैल्यू क्या है, ओड, तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो टर्म कितने आएंगे, इवन। तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, जब हमारे पास 8 है, लाइक इवन वैल्यू है, तो एक्सपेंड करेंगे तो आएगा हमारे पास ओड। तो ओड के केस में हो जाएगा n/2 प्लस 1, क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1। एग्जैक्टली फॉर्मूला हमने किसके लिए अप्लाई किया, इवन के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैंने तुम्हें ओड के हिसाब से हाईलाइट किया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा
इवन के लिए अप्लाई हो गया। और ये जो फॉर्मूला है ये ओड, लेकिन मैंने आपको किस एंगल से बताया, इवन के एंगल से बताया। इवन एंगल जो मैंने यहाँ पर लिया है वो लिया एक्सपेंशन के हिसाब से, ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर भाई साहब अगर n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, क्या है हमारे पास 5, तो ओड के टर्म में ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप 5 + 1/2 करेंगे तभी तो आप 6/2 = 3 करेंगे, समझ में आया। और जब आप इसके हिसाब से देखेंगे तो 8/2 + 1 करेंगे तभी तो 4 + 1 यानी 5th टर्म मिडल टर्म निकलेगा इसका, ठीक है। और एक बार निकल जाएगा, ठीक। तो और एक बार इसमें आप हाईलाइट करेंगे तो 5 3 8/2 4, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब हमारा n का वैल्यू ओड है तो एक्सपेंशन टर्म इवन आ रहा है, तो मैंने फॉर्मूला आपको एक्सपेंशन टर्म के हिसाब से बताया। आपको बुक में बिना एक्सपेंशन वाले यानी इसके हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सपेंशन वाले के हिसाब से बताया। पर याद रखिएगा, आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। ये मैंने एक्सपेंशन के हिसाब से बताया है, आप चाहे तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि n की वैल्यू ओड है तो ये लग रहा है और n की वैल्यू इवन है तो ये लग रहा है। पर जहां तक मुझे पता है, जो हमारे टाइम में जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है तो हम इसी हिसाब से पढ़ते थे। लाइक इवन वैल्यू है तो भाई 2 मिडल टर्म निकल जाता है, और ओड है तो भाई 1 मिडल टर्म निकलता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से याद रख सकते ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीजें याद भी नहीं हो रही है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये याद रखिए कि इवन के केस में 2 मिडल टर्म निकलेगा और ओड के केस में 1 मिडल टर्म निकलता है। इवन का केस तभी राइज होगा जब हमारे पास n की वैल्यू ओड होगी, और ओड का केस तभी राइज होगा जब हमारे पास n की वैल्यू इवन होगी। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई 2x + 3y होल पावर 12, ठीक है। हाँ, और हमें इसका मिडल टर्म बताना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या है, n की वैल्यू है इवन, n की वैल्यू क्या है इवन, तो 2 मिडल टर्म निकलेगा क्या 2 मिडल टर्म निकलेगा? नहीं, मिडल टर्म तो एक ही निकलेगा, मिडल टर्म तो एक ही निकलेगा ना। क्यों निकलेगा? जब हम एक्सपेंशन करेंगे इसका तो 12 और 1 13 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 13 आएगा। तो 13 जब आएगा तो आप ध्यान से देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल एक्सपेंशन टर्म कितना आएगा? 13। और जब ओड आता है तो मिडल टर्म कितना निकलता है? सिर्फ एक ही तो निकलता है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n/2 + 1। क्यों लगेगा n/2 + 1? आप ध्यान से बताओ, जब n की वैल्यू इवन है तो एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? ओड आएगा। क्या आएगा? ओड आएगा। एक्सपेंशन टर्म कितना आएगा? ओड आएगा, ऑब्वियसली। तो मैंने इस हिसाब से इस फॉर्मूले को हाईलाइट किया, इसीलिए आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि n की वैल्यू इवन है तो एक्सपेंशन ओड आएगा, ओड आएगा तो n की वैल्यू मिडल टर्म एक ही निकलेगा, तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, लाइक n/2 + 1। तो n की जगह पे कौन सी वैल्यू रखेंगे? n की जगह पे रखेंगे 12, 12/2 1 13, 2 से कट गया 6 + 3, यानी आंसर आ गया 7। यानी हमारा जो 7वां टर्म है, क्या वो मिडल टर्म है? नहीं। क्या वो मिडल टर्म है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप 7 की बात करते हैं तो 7th इज द मिडल टर्म, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 7 टर्म इज द मिडल टर्म, बट 7 टर्म को हम किस हिसाब से लिखते हैं? t r + 1। तो इसका मतलब 7 लिखने के लिए हम 6 + 1 लिखेंगे, तो r की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? 6। तो जब हम इसका मिडल टर्म निकालेंगे तो हम लिखेंगे NCR 2x raised to the power n minus r 3y raised to the power r। तो उस हिसाब से n की वैल्यू है 12, तो 12c6, 2x raised to the power 6, 3y raised to the power 6, यानी 12 - 6 is 6। तो ये हमारा आ गया मिडल टर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे सॉल्व हो जाएगा। एक और मिडल टर्म पे ही लेते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन तो आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सब हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 इसी में ले लेते हैं हम। इफ द मिडल टर्म in the expansion of x raised to the power m plus 1 by x raised to the power x square 2
यहाँ n नहीं है, इज 924x⁶, देन मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब ध्यान से देखो उसने क्या बोला, उसने बोला इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी, ठीक है ना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो उसने बोला इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस, तो मान लेते हैं n हमारा E1, n हमारा क्या है E1 है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो ध्यान से देखो आप क्या लिखो, एक्सपेंड जब हम करते हैं तो आपको पता है कि कितना टर्म आएगा, n की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, आपको पता है कि आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या लगाओगे, n/2 + 1, क्योंकि मैंने n क्या माना है E1, तो एक्सपेंड होके क्या आएगा, ओड आएगा, क्या आएगा, ओड आएगा। अगर ओड वैल्यू आता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो n/2 + 1, ठीक है ना। तो अगर हमारा n/2 + 1 है, ठीक है ना, ये हमारा क्या आएगा, वैल्यू, लाइक n/2 + 1। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आप करोगे, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, टेलीग्राम पे बता सकते हो, कहीं पर भी बता सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ इसको, ठीक है, लाइक n/2 + 1। अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, NCR x⁻n - r and y⁻r। So n is what, n, and the value of r, what value you put it here, like n/2 + 1, and the value of x is n minus, then the value of r, what is the value of r, n/2 + 1, and the value of यहाँ पर स्क्वायर है एग्जैक्टली में, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ 1/x raised to the power r, r is n/2 + 1 is equals to 924x⁻6। अब आपको क्या करना है, आप खुद सोचिए। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना होगा इधर, ठीक है, यानी x की पावर कुछ राइज करनी। जब आप x की पावर कुछ भी राइज करेंगे, लाइक x की पावर आपने लिया n+1 और इधर आ गया 924x⁻6 और यहाँ जो भी वैल्यू हो कुछ, तो आप ध्यान से देखिए, अब हम कंपेयर कर सकते हैं, लाइक n+1 = 6, तो n की वैल्यू आ गई 5। तो समथिंग आपको कुछ यहाँ पर खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब वो आप कैसे करोगे, ये आपकी हेडेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है, ये आपको कुछ याद रखना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या याद है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लाइक NCR याद होगा आप लोगों को, लाइक NC1 NC